जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी मैं यहाँ पाटन के जो जागीरदार हैं बाबूसा भोपाल सिंह जी, इनके पास आ गया हूँ। इनका अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आज 94 वर्ष की उम्र में इनके पास जो पुरानी हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो शायद कहीं किताबों में भी लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें इतिहासकारों ने कहीं न कहीं इतिहास के साथ छेड़खानी की है। तो आज हम इनसे इतिहास में कितना फर्क आया है उसके बारे में जानेंगे। आज का जो ये जो बाबूसा हमारे साथ बैठे हैं, इनका जो जन्म है वो 1930 के लगभग है और इनकी उम्र 94 साल की हो चुकी है। और इन्होंने जो कश्मीर रहा है, या ऐसे मानो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान किस तरह विभाजित हुआ और ये किसकी करतूत रही, उसके बारे में भी ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो बाबूसा, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, इसमें किसका क्या हाथ रहा? सर्वप्रथम कांग्रेस किसी विदेशी ने बनाई थी। अच्छा, कांग्रेस जो है वो विदेशी ने बनाई थी। हाँ, और आंदोलन की अग्नि तो मांद पड़ी नहीं थी। 1857 का आंदोलन था, वो अग्नि भड़कती ही रही और वो उस अग्नि को भड़काने में योगदान लोकमान्य तिलक का भी रहा, मालवीय जी का भी रहा। ठीक है, गांधी जी भी उससे जुड़े, मोतीलाल नेहरू जी का भी रहा, नेहरू जी भी उससे जुड़े। लेकिन कांग्रेस की स्थापना किसी विदेशी ने की थी। उसका सिद्धांत ये था कि ये अपनी छोटी छोटी मांगे मांगते रहे और अंग्रेज शासन करते रहे। अच्छा, ठीक है, लेकिन जागृति ज्यादा आई, नरम दल और गरम दल हुए। तो नरम दल को तो कुछ रियायत भी मिल जाती थी जेलों में भी, और गरम दल को नहीं मिलती थी, जिनको फांसी भी हुई है। हाँ, तो जैसे कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, सुना जाओ, जिनको फांसी भी हुई है और जेल भी हुई है। तो लोकमान्य तिलक की लंबाई तो 6 फुट से ऊंची थी और 5.5 फुट ऊंची और 5.5 फुट लंबी चौड़ी कोठरी में उनको 6 साल रखा गया था। हाँ, गरम दल वालों की लंबाई 6 फुट थी जी, और गरम दल वालों को भगत सिंह, इनको फांसी भी हुई थी और अनेकों को हुई थी। अनेक ऐसे हैं जिनको कोई जानता नहीं है या जानने की जरूरत नहीं समझी गई, उनको इतिहास में जगह नहीं मिली। असहयोग आंदोलन चलता रहा। सन 1906 में हैदराबाद नवाब सलाह मुल्ली खान ने भारत के वरिष्ठ मुसलमानों को इकट्ठा किया और उनको ये पाठ पढ़ाया, अरे भारत तो आजाद हो रहा है, ये तो चाहे शांति से हो चाहे क्रांति से हो, लेकिन पहले वाला भारत नहीं है। आज का भारत जितना भी है जो सूरवीर, हाँ, मुसलमानों की जातियों का बदला भारत लेगा। इसलिए अपने लिए अंग्रेजों से इलाका मांगो और अपने लिए अलग स्थान होना चाहिए। दूसरी सभा उसने ढाका में की और मुस्लिम लीग पनपती चली गई। तो एक तो असहयोग आंदोलन, एक मुस्लिम लीग। लेकिन मुस्लिम लीग में भी कई बुद्धिजीवी इस बात को पसंद नहीं करते थे। उस समय जिन्ना ने इसको पसंद नहीं किया और ये कहा कि ये कैसी बात करते हैं कि अलग देश लेंगे, इतना बड़ा देश अपना एक ही रहे तो अच्छा है। ऐसा जिन्ना ने कहा था। जिन्ना ने उस बात को अपने विचारों में अपने विचार साथियों से विचार विमर्श किए, लेकिन वो किसी हिस्ट्री में नहीं आए हैं और आने भी नहीं है।
सन 33 में करीब जिन्ना ने ये सोचा कि आज़ादी तो नज़दीक है जी और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये नरम दल वाले बनेंगे तो औरों के साथ ये गरम दल वालों का अन्याय करेंगे। अन्याय करेंगे। तो उसने प्रोत्साहित किया और मुसलमान संगठन बढ़ाया। अंग्रेज भारत में फूट से राजी थे, जी अंग्रेजों का भी प्रोत्साहन उनको मिला और नरम दल वालों को ये हो गया कि भारत एक रहा तो नरम दल वालों को नहीं बल्कि न मालूम किसको प्रोत्साहन मिले, इसलिए उसने अपनी लीग बनवाई और ये मन में ये सोचने लगे कि पाकिस्तान बनता है नहीं बनता है ये आगे की बात। सुभाष जी गरम दल में थे और जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव हुए गांधी जी ने सीताराम जी को खड़ा किया, सुभाष जी जीते, उससे गांधी जी बहुत नाखुश हुए। अच्छा, वो नाराज हुए थे गांधी? नाराज हुए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जीतने पर गांधी जी नाखुश हुए थे? नाखुश हुए, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को अपनी अलग धारा विचारधारा कायम करनी पड़ी, वरना गरम दल और नरम दल दोनों एक होते जी। तो सन 36 में लंका आजाद हुआ, 38 में म्यांमार जिसको उस समय ब्रह्मा कहते थे वो आजाद हुआ, उससे अधिक शक्ति थी भारत में, ये उनसे दोनों से पहले आजाद हो जाता उनसे। लेकिन दोनों गरम दल हुए और जिनको फांसी हुई भगत सिंह जैसों का नरम दल शांत रहा, कोई असर नहीं पाया, इसलिए आंदोलन चलता रहा, लेकिन बीच बीच में लचरता आती थी। अलवर नरेश जयसिंह जी जिनको वर्ल्ड के लेखक ये कहते हैं, दक्षिण एशिया में महाराज जयसिंह जैसा जीनियस व्यक्तित्व नहीं है, कोई नहीं। तो वो कैसे थे और फिर भारत के नेता थे जो कैसे थे, विश्व तो उनको जीनियस मानता है, जयसिंह जी को। और जयसिंह जी अंग्रेजों को, अंग्रेज अनुशासन तोड़ते थे तब ठोकर के ऊपर खिलाते थे। जयसिंह जी आबू की कोठी के ऊपर उनके प्ले ग्राउंड में अंग्रेज अफसरों ने टूर्नामेंट रखा और खेलने के लिए आए, उन्होंने ये अनाउंस करवाया कि नहीं आप इसमें नहीं घुस सकते, तो उन्होंने ठोकर दे करके निकलवाया। हरिद्वार हर की पैड़ी उन्होंने कायम करवाया। सुनो, ये कहा कि राजा रामचंद्र जी का उत्तराधिकारी जैसे है, अंग्रेज उनसे नाखुश थे, सर्वप्रथम अजमेर में झंडारोहण उन्होंने किया। मदन मोहन मालवीय जी उनसे सलाह लेने के लिए आते महाराजा जयसिंह के पास, लेकिन वो निष्कासित नहीं होते, अंग्रेजों के फरेब से, चाल से निष्कासित हुए और उनके साथ दगा हुआ। फ्रांस में उनको बिजली का शॉट लगा करके मारा गया, जो उनको जीने से गिरना दिखाया गया। अगर जयसिंह जी होते तो जयसिंह जी और सुभाष जी की विचारधारा होती और ज्यादा से ज्यादा 40 में भारत को आजादी मिलती, लेकिन दोनों व्यक्तित्व थे, उनके साथ जालसाजी हुई और आखिर में दिल्ली में एक जज ने तो ये भी कह दिया था कि ये तो अंग्रेजों के एजेंट, अखबार में आ चुकी है ये बात। यानी कि जिन्ना से स्पर्धा करने की क्षमता नेहरू जी में नहीं थी। अच्छा। भारत का बंटवारा नहीं होता तो भारत में जिन्ना की चलती। अच्छा, जिन्ना की चलती। जिन्ना की बॉम्बे कोर्ट में बहस सुनने के लिए यूरोप के बैरिस्टर आया करते थे। जी। हाँ,
वो इतना बुद्धिजीवी था, उसकी एक भी बात का जवाब कोई नहीं दे सकता था। ये जिन्ना की का। हाँ, तो इसलिए इन्होंने बंटवारा मंजूर कर लिया, बंटवारा मंजूर कर लिया। तो ये जो कश्मीर जो था, हाँ। कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे उस समय, हाँ। इन पर किसी तरह की कोई शर्त लागू करी थी क्या, ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान में मिलने का, ऐसा कुछ? हरि सिंह जी के लिए जो पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया था और वो विफल हुआ, लेकिन वो विफल क्या पाकिस्तान सफल मानता है, क्योंकि वो पीए को लिए बैठा, पीए को मिल गया इसलिए। हाँ, लिए बैठा है, ठीक है ना। वो तो अपने आप को सफल मानता है, और यहाँ के बड़े वो नेता ये कहते हैं अब उसको हरा दिया, ठीक है, वापिस चला गया, लेकिन उसने भारत का हिस्सा ले लिया, हिस्सा ले लिया। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, सच्चाई है। तो उसने अटैक किया, उससे पहले पटेल जी कश्मीर गए और उन्होंने, वो तो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे हरि सिंह जी, और बगल में खड़े होकर करबद्ध प्रार्थना की कि आप विलय हो जाइए। अच्छा, कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जी, उनसे निवेदन किया था जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। पटेल उन्होंने ये कहा कि भारत के सब राजाओं के साथ रहूंगा, मुझसे कैसे जल्दी क्या है। वो वापिस आ गए, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर के ऊपर। तो कश्मीर, हरि सिंह जी ने ये लिख भेजा कि मैं बगैर किसी शर्त के हिंदुस्तान में मिलना चाहता हूँ, कश्मीर की रक्षा की जाए बिना किसी शर्त के, बिना किसी, ऐसा हरि सिंह जी ने कहा था। हाँ, फोन किया था, लेकिन फिर भी विलम्ब हुआ, और गांधी जी के समझाने से फौज कार्रवाई हुई। मेरे गांव के सवाई सिंह जी मेरे काकों सा लगते थे, उस फौज में गए थे। मुसलमानों की फौज जिस तरह से बघेर के सामने भेड़ भागती, इस तरह से भाग गए, लेकिन कबायली भी साथ थे, जनता थी, औरतें थी। थोड़े से स्थान में वो बैठ गई, थोड़े से स्थान कवर कर लिया, लेकिन फिर युद्ध विराम लग गया, युद्ध विराम घोषित कर दिया, और यूएनओ में नेहरू जी ने केस रख दिया, जबकि हमारी फौज सफल थी और 24 घंटे में सबको निकालती थी। यानी कि भारत की फौज उस समय सक्षम थी उन्हें वहां से बाहर खदेड़ने के लिए। हाँ, लेकिन इसको ऐसा नहीं करने दिए, इसमें किसका हाथ था? हाँ, कहा कहीं था, ये वास्तविकता है। नेहरू जी ने युद्ध विराम किया, क्या जरूरत थी युद्ध विराम की? कोई जरूरत नहीं। युद्ध विराम नहीं होता तो फौज निकाल देती। मतलब इसका जो मेन कारण रहा वो नेहरू जी थे। अगर नेहरू जी युद्ध विराम नहीं लगाते तो हिंदुस्तान की फौज उस पीए का जो हिस्सा है आज पाकिस्तान के पास है उसको हासिल कर लेती, और उसमें आज एक भी हिंदू नहीं है, उसमें वो हिंदू आबाद रहते, जिस तरह से कश्मीर में थे। ठीक है ना, कश्मीर में तो आवाज देकर बाद में निकाले गए लेकिन वो भी वहां रहते, पीओके में भी रहते। पीओ का आज हिंदुस्तान कहता है कि हमारा विभिन्न अंग है, बंटवारे में है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ करता है वो पाकिस्तान करता है, पीओके में जो भी करता है पाकिस्तान करता है। और जब तक हिंदुस्तान में नहीं आ जाता तो छीना हुआ है, जैसे अक्साई चीन ने छीन रखा है। बाबू साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज पब्लिक के बीच में है। लोग आगे ये कहते हैं, ज्यादातर लोग जो है अपने हिंदुस्तान के, कि जो भगत सिंह जी को जो फांसी मिली उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी जिम्मेदार थे, महात्मा गांधी। उसको ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है, हर एक वार्ता संदिग्ध भी होती है, गुप्त वार्ता भी होती है, और ये जो कहते हैं कि राजनीति सर्वोच्च अंग नहीं है, किसी नीति का अंग है, सर्वोच्च अंग नहीं। हाँ, तो मतलब ये है कि नीति कहती है जो वास्तविकता है, और नीति का विचार मंथन किया जाता है। भगत सिंह को फांसी हुई थी, उसके ऊपर खेद प्रकट पूरे भारत ने किया, लेकिन धर्मदल कांग्रेस ने नहीं किया।
मतलब कांग्रेस ने भगत सिंह की फांसी के ऊपर किसी तरह का दुख प्रकट नहीं, कोई दुख प्रकट नहीं किया, जबकि हमको अब भी है। तो इसके मतलब एक तरह से ये अंदाजा लगाया जाता है कहीं न कहीं नरम जल था, उसमें पानी मर गया और इसके जो भगत सिंह जो और ये स्वतंत्रता सेनानी बोलूंगा, बिल्कुल आगे कहीं न कहीं पानी मर गया, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बाबू साहब यहाँ पर एक देहाती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि भाई पानी मर गया, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनमें कमी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने समझौता कर लिया था। ये भी एक विचार नहीं है, तथ्य है कि दिल्ली के किसी जज ने अभी कई साल पहले ये कहा था कि ये तो अंग्रेजों के एजेंट थे, जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ कांग्रेस, और ये भी कहा माफी मांगे। उस जज ने कहा कि मैं अपने वचन के ऊपर हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब उस समय इनको ये बताया गया था कि ये जो है अंग्रेजों के एजेंट कहा गया था कांग्रेस को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको भी मतलब वो लापता हो गए, उनके बारे में ये पता नहीं चलता है उन्हें किसने मारा या वो जिंदा भी थे या है, ऐसा कुछ पता ही नहीं सर। उसके बारे में बाबू साहब कुछ बताइए। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे और वहाँ आजाद हिंद फौज का गठन, और वो ये कहते थे कि नरम डालने वाले क्या करेंगे, इनको नहीं देंगे तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक जी ने भी कहा था, लेकिन मैं इसको लेकर रहा हूँ। ये तो पीछे से कहते हैं, ठीक है। मैं जिस तरह से अमेरिका ने ब्रिटेन से क्रांति से आजादी ली है, इस तरह से लूंगा, इस तरह से पढ़ा होगा आपने? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है बाबू, मेरे तो याद नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा है। बिल्कुल। लेकिन वो सिंगापुर से किसी जगह सुरक्षित जाना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। हाँ, कोई नहर लगती थी बहुत तगड़ी, किसी ने मशक के सहारे पार भी करवा दिया। अच्छा, नहर से पार करवा दिया। लेकिन आगे जाकर जहाँ उन्होंने जगह को सुरक्षित समझा, वहाँ उनके साथ धोखा हो, ये हवाई जहाज का धोखा कहते हैं, ये धोखा नहीं हुआ, आगे जाकर कहीं धोखा हो गया। यानी कि जो हवाई जहाज वाली प्लेन वाली जो बात बताई जाती है वो गलत है। मशक से चले गए और वहाँ कहीं भी हवाई जहाज से चले गए थे, तो उससे भी वो उतर पड़े पैराशूट से। अच्छा, वहां से भी वो मतलब उनको पता लग गया था कि आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, तो वो पैराशूट से एरोप्लेन से कूद गए और उनके साथ और भी कूदे थे, उन्होंने देखा था। लेकिन सत्तासीन है, उनके वैसे कोई नहीं कहता है, कोई कहता नहीं। फिर वो किसी देश से गए थे उस समय, बाद में तो शीत युद्ध भी हुआ है, देशों में मुटाव भी हुआ है, लेकिन उस समय अमेरिका, फ्रांस, रूस और 2 देश और मेरी याद नहीं वगैरह एक राय थी इन 4 देशों की। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अमेरिका में वो नहीं मरे, ब्रिटेन में भी नहीं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कहाँ मरे, जो आज आपको न्याय करता दिखता है ना, वहाँ मरे हैं वो, उनके साथ धोखा रूस में हुआ। ये न्याय करता किसे मानते हैं आज? तो न्याय करते अवसरवादी मानते। हाँ, जो विश्व को संबोधित करते, ट्रम्प मानता है पुतिन को अवसर। हाँ, बिल्कुल, वहाँ मरे थे वो। तो दोस्तों, ये था बाबू शाह के साथ जुड़ने से हमें जो आज इतिहास का और जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बारे में जो रियल हिस्ट्री है वो आज बाबू शाह ने हमें बताई। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की है। तो दोस्तों, ये था बाबू शाह से मिलकर हमने जाना अपने इतिहास के बारे में, भगत सिंह के बारे में, नेहरू और गांधी जी के बारे में। और इसी के साथ आपने जो मेरे चैनल के लिए टाइम दिया बाबू साहब, उसके लिए एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बात जरूर है। जय हिंद, जय राजस्थान।